नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारा नया नवीला कार्यक्रम बायोग्राफी बकेट, जिसमें आप सुनेंगे पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी के जीवन के रोचक किस्से, उनके पुत्र ओलंपियाड अशोक ध्यानचंद जी से। कहानी सुनने से पहले पूरे भारतवासियों को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी, इनसे हम चर्चा करेंगे ध्यानचंद जी के बारे में, उनकी लाइफ क्या रही, किस हिसाब से उन्होंने अपने खेल जगत में अपना नाम रोशन किया। तो सबसे पहले अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू से जानना चाहते हैं, ये सबको पता है कि दद्दा जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। जी जी। लेकिन हमने काफ़ी खंगालने के बाद हमें वो जानकारी नहीं मिली कि इलाहाबाद में कहाँ हुआ था। ये जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। जब इलाहाबाद प्रयाग कहा जाता है, हाँ। प्रयाग में हुआ था। हमारे दादाजी वहाँ पर आर्मी के अंदर थे, तो उन्हीं बैरिक्स के अंदर, उसी आर्मी क्वार्टर्स के अंदर, एरिया के अंदर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ होगा। मतलब कैंट एरिया कह सकते हैं। कैंट एरिया जी। तो वहाँ से मतलब कितनी उम्र रही होगी जब वहाँ से वो लोग यहाँ से आ गए? ध्यानचंद जी की उम्र उस टाइम 4-5 साल की रही थी जब वो शिफ्ट होकर प्रयाग से, इलाहाबाद से झांसी आए हैं। और झांसी में चित्रा होटल के पीछे का एरिया एक उसको एबटगंज करके जिसको कहा जाता था पहले, क्योंकि अंग्रेज़ों का एरिया ज़माना था वो, तो उस एरिया का नाम भी एबटगंज था, चित्रा के ठीक पीछे। उसमें किराए के मकान में हमारे दादाजी और चाचा जी का जन्म जबलपुर में हुआ। वैसे तो ध्यानचंद जी ने यहीं पर शिक्षा करी अपनी, और 8वीं 9वीं तक यहाँ पर शिक्षा जब ग्रहण करी, और मैकडोनल्ड कॉलेज जो आजकल BIC कहलाता है जो, तो उसमें पढ़ाई करी। लेकिन ध्यानचंद शुरू से खेलने में बहुत तेज़ी दिखाते थे, और घर वाले परेशान थे। हमारे दादाजी, जिनके बारे में बाबूजी ने ये भी लिखा है कि मुझे, जब मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा था और सिर्फ खेलने में लगा हुआ था, तो मुझे मेरे पिताजी ने डंडों से पिटाई लगाई, डंडे से पिटाई लगा के कि खेलता बहुत है, पढ़ता नहीं है, इसको नौकरी में डाल दो। तो ध्यानचंद साहब को 16 साल की उम्र में बच्चा प्लाटून जो आर्मी की होती है, उस टाइम तो आर्मी चलती थी इस दुनिया में। रेलवे या थोड़ा बहुत रेलवे या आर्मी, रेलवे की शुरुआत भी आप कह सकते हो कि उस जमाने में हुई थी। तो इनको आर्मी में बच्चा प्लाटून में डाल दिया। वैसे लगभग कितने साल नहीं होंगे आर्मी में जब इन्होंने ज्वाइन किया, तो बच्चा प्लाटून, क्योंकि 16 साल की उम्र में भर्ती हुए थे, अमूमन 18 साल हर मैच्योर इंसान के होने चाहिए तब वो नौकरी पे जाता है। 2 साल इन्होंने एक बच्चा प्लाटून करके, इसमें ट्रेनिंग होती है खाली, कोई काम रिस्क या लड़ाई वड़ाई की उसमें नहीं भेजा जाता उनको, तो उसमें रहे 2 साल। फिर 1922 में ध्यानचंद जी को सिपाही का रैंक मिला, और वो रैंक जब मिला है तो तभी पूर्ण सिपाही हो गए। तब तक एक सिपाही के रूप में नौकरी करी। हाँ, तनख्वाह का जरूर था, जो हमारी माँ बताया करती थी, जब तनख्वाह लेकर वो करीब 15-16 रुपये की तनख्वाह जो उनको मिली थी पहले, वो जब लेकर आए घर में, तो कह रहे मुझे ऐसी खुशी मैंने जीवन में कभी नहीं हासिल करी। वो जो 1 महीने की तनख्वाह 15-16 रुपये थे, उसको अपने घर में लाके और अपनी माँ को, जो हमारी दादी थी, उनको जब दिए। जैसे दद्दा जी की पत्नी जो कि आपकी माँ जी, उनका भी जिक्र हमें कोशिश की हम लोगों ने खंगालने की, वो कहीं नहीं मिला है। वहाँ तक मुझे नाम प्राप्त हुआ इंटरनेट पे। जी, थोड़ा हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। हाँ ज़रूर। 1936 में जाने से पहले, बर्लिन ओलंपिक जाने से पहले, जो जिसके अंदर हिटलर ने ओलंपिक को होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उस टूर्नामेंट में जाने से पहले ध्यानचंद जी की शादी हो गई, और शादी के 1 महीने बाद या 1.25 महीने के बाद ही वो जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। तो अम्मा, जो हमारी माँ थी, वो यही बोलती थी कि हमने तो उनको कभी, क्योंकि उस टाइम घूंघट का ज़माना था, और बिना घूंघट के ना सास ससुर के आगे ना जेठ के आगे लेडीज़ निकल सकती थी, अंदर जाती भी नहीं थी। अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ये वो टाइम वही था। तो कहते हैं हमने तो उनको ठीक से देखा भी नहीं था जब हो गए हैं।
बस पल्लू की ओर में देखा कि वो जा रहे हैं तो 2 महीने के लिए निकल रहे हैं, 3 महीने के लिए निकल रहे हैं। और हमारी माँ जो है वो ललितपुर के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर के पास एक गांव है धवारी जी, और वहाँ की चौहान परिवार की फैमिली की कन्या थी, बेटी थी, और जिनका विवाह ध्यानचंद जी के साथ हुआ। और ये विवाह 1936 में ओलंपिक जाने से पहले, अगस्त का मतलब ये समझ लीजिए जुलाई के महीने में हुआ। तो गृहस्थ जीवन ही उनका रहता था, मतलब वो दूसरी एक्टिविटी में नहीं थी, जैसे आपको बताया घर पे ही रहना, आप सबकी सेवा करना। शादी के बाद तो वो अकेले थे, उसके बाद फिर परिवार बढ़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ध्यानचंद क्योंकि हमारे घर के मुखिया थे और घर को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उनकी ही थी, तो वो अकेले अपनी नौकरी से एक बहुत बड़े परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जब वो हॉकी में जो खेलना शुरू किया उन्होंने, तो फिर उन्हें परिवार की चिंता नहीं रही, क्योंकि हॉकी उनके लिए बहुत बड़ा एक पूजा का जैसे होता है ना, मंदिर होता है, हम उसके पुजारी होते हैं। ये हमारे मन में जो लगन लग जाए कि मुझे तो ऐसे ही करना, तो ध्यानचंद जी के जो दिल में हॉकी के प्रति लगन थी, उसने उनको उन ऊंचाइयों पर पहुँचाई कि उनके लिए परिवार या ये सब बातें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ये भी था कि हम इनका जब आर्मी में पहला टूर्नामेंट खेला तो सिपाही ही थे, दूसरा खेला तब भी सिपाही थे, और जब तीसरा ओलंपिक खेला है 1936 का, तब उनको लायंस नायक बनाया गया, जो सेकंड ओहदा होता है। क्योंकि उसमें हिटलर पूछता है दादा ध्यानचंद से, जब वो भारत की टीम हिटलर को हराती है कि भाई तुम आर्मी के अंदर हो, तुम्हारी पोस्ट क्या है? तो ध्यानचंद, हाँ, तो ध्यानचंद बोलते कि मैं सर कोई अटेंशन मुद्रा, क्योंकि वो तो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह और फौजी से बात कर रहे थे, तो उसी तरह से बात कर रहे थे जैसे फौज में एक सिपाही अफसर से बात करता है। तो उन्होंने कहा मैं ध्यान सिंह हूँ, मैं ध्यानचंद हूँ, और मैं भारतीय सेना में लैंस नायक हूँ। तब वो हिटलर बोलता है कि तुम मेरी फौज में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूँगा। तो उसी मुद्रा में कहते हैं वो कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं अपने देश में रहकर ही देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस तरह की बातें ध्यानचंद जी ने उसको बताई, जिसका सार यही निकलता है कि ध्यानचंद जी को अपने देश से बहुत प्यार है। जी, जैसे हमें जानकारी के अनुसार दद्दा जी की 7 संतानें थी, ठीक है, तीसरे नंबर के आप हैं, तो क्या ये सही है? मतलब हमें जानकारी नहीं, मैं हमारा एक बड़ा परिवार रहा है, हम 7 भाई थे, 4 बहनें थी, और इनके अंदर मेरा नंबर 3 मेरे से बड़े भाई और 2 मेरे से बड़ी बहन, मतलब 5 लोग मुझसे बड़े थे और 5 लोग मुझसे छोटे थे। 11वां नंबर जो बीच का होता है जी मैं। तो भाई लोग झांसी में हैं कि झांसी में? हमारा संयुक्त परिवार चला है, यहीं से शुरू हुआ है। हमारे चाचा जी भी यहीं रहते थे, हमारे ताऊ जी भी इस घर में रहते थे, तो एक जॉइंट फैमिली रही है। नहीं, मैं अभी की बात, अभी के हमारे सारे भाई यहीं, लेकिन अपने अपनी नौकरी के सिलसिले में सब अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि एक जगह तो नौकरी सबको मिलती नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। लेकिन ये घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग जितना मौका मिल सकता है उसमें तो हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और हम यहाँ पर। मैं पहले ध्यान सिंह नाम था जी, चंद्र पड़ा, तो इसके पीछे का राज? चंद्र नहीं, चांद। हाँ। चांद, ध्यान सिंह और ध्यानचंद। देखिए किसी एक छोटे से इंसान की इतनी बड़ी कहानी, अपने उस कला से, अपने उस जादूगरी से, अपने उस हॉकी के बलबूते के ऊपर, जिसमें उसने दुनिया को नाको चने चबा दिए उनका, और दुनिया ने भारत का लोहा माना, भारत की एक पहचान बननी शुरू हुई। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि 1928 में भारत की क्या शक्ल होगी, भारत देश की क्या शक्ल होगी, क्या होती, 1932 से भारत की क्या दशा होती, या 1936 से भारत की दशा क्या होती। हम लोग सब डिवाइडेड थे, पूरा भारत रजवाड़ों में, नवाबों में और मीनारों में, मंदिरों में, इनमें बटा हुआ था। लेकिन एक बात जब भारत ने वो मेडल्स जीतना शुरू किया और उनकी चर्चाएं आई देश के अंदर, क्योंकि उस वक्त अखबार ही एक ऐसा जरिया हुआ करता था जो खबर
देता था और लोग उत्सुकता से उसको पढ़ने के लिए कोशिश करते थे, क्योंकि वही एक माध्यम था। और उसके अंदर जो ये खबरें आनी शुरू हुई कि भारत देश के लोगों का जिक्र होना शुरू हो गया विदेशों में, जहाँ जहाँ इंग्लिश पेपर गए हैं, जो देश या दूसरे लैंग्वेज वाले भी जो भाषा चलती थी, उसके अंदर भी भारत के इस कारनामों की चर्चा, क्योंकि भारत की बात अन्यथा किस बात में की जाती, कोई वजह ही नहीं थी। हम राजा रजवाड़ों या सांप सपेरों के देश का हमारी पहचान रही है, या तो हमारे राजा रजवाड़े रहे हैं या फिर हमारे सांप सपेरे रहे हैं। वो प्रथाएं चलती थी, तो प्रथाएं चलती थी, उनकी प्रथा हो जाती थी। लेकिन जब खेलों के अंदर भारत ने और खास तौर पर ध्यानचंद जी ने जो अपना खेल प्रदर्शन किया है और इसका लोहा दुनिया ने मानना शुरू किया, तब भारत की पहचान और भारत के अंदर भारत के लिए मोहब्बत, जो बटे हुए भारत के लिए के लोगों के दिल में भारत की मोहब्बत, बटे हुए लोगों के दिल में भारत की मोहब्बत, ये करने का काम जो हॉकी ने किया, उसको तो मैं भी आज सराहता हूँ, मानता हूँ इस बात को कि हमारी हॉकी ने उस ज़माने में पूरे देश को आपस में जोड़ने का काम किया। और जोड़ते भी कैसे, क्यों नहीं, कि 1936 का जो ओलंपिक खेला गया है वो पूरे भारतवर्ष के लोगों से चंदा इकट्ठा करके दिया गया। भारत के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न वेशभूषाओं, विभिन्न तरह की चीज़ों के बावजूद लोगों ने चंदा दिया, जिसकी वजह से टीम ओलंपिक में खेलने गई। अगर टीम के पास पैसा नहीं होता तो यकीन मानिए वो टीम को जाने का कहीं से कोई जरिया ही नहीं था, क्योंकि कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हम तो गुलाम थे, हमारे पास पैसा ही नहीं था, हम इतने अमीर नहीं थे। लेकिन देश के लोगों ने, जब उन्होंने देखा देश के लोगों ने कि हमारी भारत की टीम 2 बार जीत कर आ गई है, और हमारे उस वक्त के जो मैनेजर थे पंकज गुप्ता साहब, उन्होंने अपील करी पूरे देशवासियों से कि हमारी टीम जा रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसे की ज़रूरत है। तब देखिए उसके प्रति उस देश की, हमारे इस महान देश के लोगों की धारणा और उनका वो एक कारनामा कि उन्होंने इस देश में चंदा इकट्ठा किया, जो 52,556 रुपये इकट्ठा हुआ, जिसकी बैलेंस शीट बनाई जाती थी उन दोनों में, एक छोटे एक नए पैसे का हिसाब होता था, और वो बैलेंस शीट बन के जिसका कागज दस्तावेज आज भी हमारे पास में है, वो पैसा इकट्ठा हुआ, जिसके बदौलत भारत की टीम तीसरी बार ओलंपिक मेडल को डिफेंड करने के लिए एडॉल्फ हिटलर के देश जर्मन में जाती है। जी, मैं वापस से अपने उसी प्रसंग पे लौटता हूँ। जो चांद नाम था वो उनके मित्रों ने दिया था, वो चमकने वाला कि ऐसी चीज़, ऐसी एक हमारे साथ का खेला हुआ बच्चा या दोस्त या भाई या कुछ भी कह लो आप, कि उसका खेल तो निखरता चला जा रहा है, और जो उसके खेल को देखता है वो चंबित हो जाता है, तो ये तो चांद की तरह चमकने वाला नाम हो गया। तो ध्यान सिंह जो है वो ध्यानचंद बन गए। ये एक अजूबा मैं नहीं समझता किसी खिलाड़ी के जीवन में इस तरह की बातें आई हुई जो ध्यान सिंह के बारे में कही गई हैं, और उनको अपनाया गया है, और बड़े बड़े सम्मान के साथ अपनाया गया कि ध्यान सिंह जो है वो हमारे देश के ध्यानचंद हैं। जब मैं पढ़ने के लिए यहाँ से मैं पहली बार आया, तो पहली बार जब आया तो मूर्ति देखी ली, जब मूर्ति देखी तो प्रश्न बनता है कि है कौन, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण समाज में उस समय नहीं पता था। आज मैं 10 से 12 साल पहले की बात करूँ तो पूछा गया ये है, तो फिर एक और बात सामने निकल के आई कि ये दद्दा जी हैं, और उन्होंने ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, और साथ में वो लाइन भी जुड़ी थी उसमें, उन्होंने कहा कि किसी विदेशी ने कहा कि इस हॉकी में जादू है, और तो उसमें एक बात जुड़ा था कि उस हॉकी से ना खेलते किसी दूसरी ऐसे चेंज कर दो, बदल दो। हाँ, तो वो क्या घटना है? ये तो कई चीज़ें हुई हैं ध्यानचंद के साथ। मैंने कहा ना कि लोग अचंभित थे कि एक इंसान जो है जिसके हाथ के दो हाथों में एक आगे डंडा है जो घूमा हुआ थोड़ा सा टर्न है, उस टर्न वाली जगह से बॉल का ऐसा मेल जोल, ऐसा उसके साथ लगना कि जैसे बॉल नाच रही है उसकी हॉकी स्टिक के साथ, सांप की तरह है, आप कुछ भी कह लें आप बस। तो वो शख्स थे ध्यानचंद, और उनके इस चीज़ को देख कर कई लोगों ने, और ये चीज़ शुरू हो गई थी 1928 के ओलंपिक के सेशन में। 1928 के ओलंपिक में ध्यानचंद जी को, ध्यान सिंह उस वक्त थे, ध्यानचंद नाम नहीं था, ध्यानचंद नाम जो है वो 32 के बाद पढ़ना शुरू हुआ। तो ध्यान सिंह जब खेलने उतरे तो हॉलैंड के लोगों ने, वहाँ के अखबारों ने जो ब्लैक एंड वाइट में है, एक नाम कि भारत से एक सामने रंग का खिलाड़ी आया है, और भारत की जो टीम आई है
वो इतनी कोऑर्डिनेट है, अपने आपस में उनका मेल जोल है, वो इतनी संतुलित टीम है, बिल्कुल बैलेंस साइड है। और उनके लिए एक चीज़ की उनकी जो स्पीड और स्किल है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और इन सबसे ऊपर ध्यान सिंह का खेल, उसकी हॉकी देखो तो ऐसा लगता है कि आप जादू देख रहे हो। तो मैजिक शब्द जो पहला दिया गया था वो 1928 के ओलंपिक में हॉलैंड नीदरलैंड के उस ग्राउंड के ऊपर एम्स्टर्डम में दिया गया, जहाँ पर मुझे भी खेलने का इत्तेफाक, मुझे भी खेलने का मौका 1971 वर्ल्ड कप में मिला था। मैं वहाँ खेलने गया था। और वहाँ एक बात बताऊँ आपको, जो 1970 से कुछ साल, चंद साल पहले ही उस स्टेडियम का नाम जो है वो ध्यानचंद के नाम पर ही रखा गया था वहाँ पर, उनको सम्मान सूचक। लेकिन क्योंकि हॉकी जो है कैसा खेल रहा है कि उसको इतनी ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई, तो उस स्टेडियम को बाद में रिनोवेट कर दिया गया, जो ध्यानचंद के नाम से दिया गया था। और गोल्डन ग्राउंड करके था उसका नाम, गोल्डन ग्राउंड। ध्यानचंद ने फाइनल मैच में 3 गोल स्कोर किए थे, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। भारत के खेल के इतिहास में किसी भारतीय ने फाइनल मैच में उसी देश की टीम को, उसी देश के मैदान पर, उसी देश के लोगों के सामने पहले ओलंपिक में जो खेला गया, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया 1928 में, 3-0 से 3-0 से पराजित करके पहला गोल्ड मेडल जीता था। जिसमें ध्यानचंद को ये नहीं भूलना, मैं कहना भूलूंगा कि ध्यानचंद जी ने लिखा है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे 103-104 का टेम्परेचर का मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। मैच से एक शाम पहले उनके कोच मैनेजर पंकज गुप्ता साहब आते हैं और वो कहते हैं, ध्यान तुम कैसे खेलोगे, तुम तो तब रहे हो बुखार में। तो ध्यानचंद जी ने एक लाइन कही कि मैं एक फौजी हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे जब लड़ाई में होता तो मुझे क्या करना है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कल के मैच में मैं खेलूँगा। तो ये उनका एक आत्मविश्वास, एक ऐसी चीज़ जो अनोखी होती है, जिसमें दुख दर्द, छोटी बातें, ये सब बातें नहीं होती। उसमें सिर्फ एक टारगेट होता है खिलाड़ी के पास में, खेलना और जीतना। मैं खेलूँगा और जीतूँगा। और उन्होंने इस कमिटमेंट को, अपने स्कॉल को उन्होंने 1928 के ओलंपिक के मैच में निभा के दिखाया, करके दिखाया, जब उन्होंने हॉलैंड की टीम को ही उसी की मैदान पर 3 गोल से शिकस्त। मैं दद्दा जी और आपके व्यक्तिगत जीवन में जाना चाहूँगा। जैसे जब उस समय वो जॉब कर रहे थे, आर्मी में थे, तो जब आप उनके साथ बैठते होंगे तो कोई ऐसा वाक्य जरूर सुनाते होंगे कि कोई अफसर खराब है या अच्छा है, किसी की वाहवाही करते होंगे, तो ऐसा कुछ वाक्य रहा है उस समय? लगता अभी आपने उस ज़माने के बाप और ज़माने के दूसरे लोग नहीं देखे वो जो कभी अपने बेटों को हम पास में नहीं बैठते थे, पास नहीं भटकने देते थे, दूर से हैं नहीं, वो सब चीज़ें थी भाई, वो एक डिस्टेंस था। और उनका ये सब सम्मान की नज़रों से देखा जाता था ना। हाँ। और ये बड़े का फर्ज भी बनता था कि अपने छोटों को हर संभव सहायता करें। ये नहीं खाली हम आपसे सम्मान ले रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। ये तो जिस वे दैट वे होता है। तो जो हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे मुखिया हमको खाना खिलाते थे, हमारे मुखिया सारे परिवार को पालते थे, हमारे मुखिया हमारे चाचा, हमारे चाची और हमारे ताऊ जी को यहाँ रख के उनको खिलाते थे। तो ये उनका फर्ज था जो उन्होंने किया। तो जब यहाँ पर होते थे तो हमसे बस यही जिक्र होता था कि हॉकी कोई कैरियर तो था नहीं, इसमें पैसे मिलेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, अगर आप खेल भी रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये होता था कि एक खुद खिलाड़ी अपने आप में गर्व महसूस करता था कि उसने अपने देश के लिए हॉकी खेली है, या ओलंपिक में खेली है और ये मेडल जीत के, गोल्ड मेडल या स्वर्ण मेडल का पदक वो जीत कर आया है। तो ये उसके लिए गर्व की बात होती थी। बाकी उसके जीवन शैली उसकी बिल्कुल आम नागरिक की तरह ही होती थी। पर आज इसका टोटल अपोजिट है। अगर आप देखेंगे तो आज के किसी भी विनर को किसी भी गेम में अगर वो जीतता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, तो उस लिहाज से सरकार उसको करोड़ों के हिसाब से पैसा देती है ताकि उसका जीवन यापन सही हो सके और उसके परिवार के लोग ठीक से रह सकें। काश ये सब बातें उस ज़माने में होती जब ध्यानचंद ने गोलों की झड़ी लगा दी थी। गोल कर के डॉन ब्रैडमैन जैसे इतने बड़े क्रिकेटर को सर जॉन ब्रैडमैन, उनको ये कहना पड़ा कि ध्यान तुम तो ऐसे गोल करते हो जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ। तो ये बातें जो है तो वो जादूगरी ही थी उस ध्यानचंद की। हाँ, ये ज़रूर था कि पैसा, वो सहूलियतें,
या जिसको कह सकते हो वैभवशाली जीवन जो होना चाहिए था ध्यानचंद का, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत से अपने परिवार को पालने पालन पोषण में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। 50 साल की नौकरी 1920 से लगा के, अगर आप 1920 से लगाएं तो मुझे याद है कि उनका आखिरी सन जो उन्होंने कटक उड़ीसा में आखिरी नौकरी करी थी वो पार्ट था 1970, तो 20 से 70 तक का दशक लगा सकते हैं। तो अब बात झांसी की है। इसी साल के मई माह में एक स्मार्ट सिटी के तहत बात निकल के आई थी कि दद्दा का एक अलग से म्यूजियम बने जिसमें 26 ब्लॉक होंगे और विशेषज्ञ के रूप में आप उसके विशेषज्ञ होंगे जो आपकी देख रेख में। मेंबर। तो ये इसका कार्य कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ ये एक बहुत बड़ा, ये सरकार ने जो डिसीजन लिया इसमें हमारे योगी सीएम साहब का जवाब नहीं है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो किसी खिलाड़ी के लिए नहीं, किसी के लिए भी। आप देखें 19 करोड़ के बजट का एक म्यूजियम हॉल बनना, मैं तो सोचता हूँ कि 19 करोड़ के बजट में हम 2-3 तो स्टेडियम नहीं बनवा सकते, लेकिन ध्यानचंद के लिए वो सम्मान योगी जी ने किया कि उन्होंने अनाउंस करके कि 19 करोड़ रुपए से की लागत का एक ऐसा अनूठा भव्य संग्रहालय बनाया जाएगा, इसके अंदर ध्यानचंद की या उनके समकक्ष लोगों की कुछ ऐसी बातें या 3D डायग्राम, 3D फुटेज होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उस लिहाज से बनेगा, अपने आप में उसका जो लाजवाब चीज़ है। और खिलाड़ी के लिए तो मैं समझता पहला उदाहरण ऐसा होगा जहाँ कि हमारे किस तरह की चीज़ें किसी पॉलिटिशियन ने, वो भी हमारे योगी जी ने इसके लिए अनाउंस करी है। योगी जी ने देखिए मेरठ जहाँ पर ध्यानचंद का आखिरी समय रहा बिताया उन्होंने, जिस जगह पर उनको पद्म भूषण अवार्ड प्रदत्त किया गया 1956 में, उस जगह में उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करके रख दिया। ये वो श्रद्धाएँ हैं जो हमारे राजनेताओं ने ध्यानचंद के प्रति जाहिर की, उनको दिखलाया दुनिया पे कि हम खाली पॉलिटिशियन या राजनीति नहीं दल नहीं है, हम खिलाड़ी भी हैं। और ये खिलाड़ी का ही एक ऐसा रूप है जिसके अंदर ये सब बातें शामिल करके योगी महाराज ने यूनिवर्सिटी और ये संग्रहालय के जो निर्माण झांसी में खास हो सकता है, इसका तो मैं कायल हूँ। मैं इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना करता हूँ। झांसी में कहाँ इसका निर्माण? ये किले के नीचे रानी लक्ष्मीबाई संग्रहालय जो है उसके पास ही इसकी ज़मीन देखी गई है। हमारी 1-2 बार अभी तक वर्चुअल बातें हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें बननी हैं, क्या क्या उसके सब्जेक्ट हैं, उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब इसको मूर्त रूप देने के लिए ज़रा सा कुछ वक्त, क्योंकि अभी ये पानी और स्पोर्ट्स डे इसका अलग चलता है, उसको देखते हुए हम थोड़ा सा आगे इसमें 1 महीना आप कह सकते हो कि इसको शुरुआत करने में। जब मैं जानकारी जुटा रहा था तो एक अनियमितता मिली है उनके गोलों को लेकर, कहीं 1000 दिखाया जा रहा है, कहीं 4, उनमें कुछ एग्जैक्ट ये 1000 का उनका टोटल डोमेस्टिक इंटरनेशनल गोल मिला के 1000 और इंटरनेशनल गोल जो है वो 565 या 75 गोल जी। मैं इंटरनेशनल जी, जैसे आप कहीं न्यूजीलैंड में खेलने गए तो 200 गोल किए, कीनिया में खेलने गए तो 101 गोल किए, ओलंपिक में खेलने गए तो टोटल 35 गोल किए इन्होंने। टोटल 3 ओलंपिक में 3 मैच में 3 ओलंपिक में 35 गोल किए। बाकी जो इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, चाहे 1935 का टूर्नामेंट हो, चाहे 1928 का हो, चाहे 1926 का हमारा जब आर्मी की टीम सबसे पहली बार बाहर खेलने गई थी, वो थी भारतीय सेना की। कभी भी ये सवाल दिमाग में बात आए कि भारत की सबसे पहली टीम कौन सी थी जो बाहरी मुल्कों में खेलने गई थी, तो वो थी हमारी भारतीय सेना जो 1926 में गई थी न्यूजीलैंड, और उसने वहाँ पर शुरुआत करी हॉकी की, और ऐसी हॉकी खेली गई ध्यानचंद उसमें शामिल वो खेले हैं। तो वहाँ के लोगों ने ऐसा लिखा उसके बारे में जिसका जिक्र, जिसकी चर्चा अखबारों के थ्रू FIS को भी पहुंची, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी या ओलंपिक कमेटी को पहुंची कि भाई ये हॉकी के बारे में ऐसा जो लिखा जा रहा है ये तो बहुत ही अच्छा है, इतने लोग देखने आ रहे हैं। क्योंकि लोगों का देखने आना भी बहुत ज़रूरी होता है खेल के अंदर। ऐसा ना हम खाली खिलाड़ी खेल रहे हैं और जीत रहे हैं और मेडल जीत रहे हैं, जैसे
कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ खेल ऐसे हैं बहुत कम स्पेक्टेटर्स जाते हैं, खाली मेडल गेम हम कह सकते हैं उसको। लेकिन हॉकी कैसा है, या फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है, या वॉलीबॉल एक ऐसी चीज़ है, बैडमिंटन एक ऐसी चीज़ है जो आउटडोर में भी आती है और कुछ लोग गेम ऐसे भी इंडोर में भी आते हैं। लेकिन इसको देखने वाले रोमांचित होते हैं, वो वाह वाह करते हैं, वो इस खेल में एक टीम का पक्ष और दूसरे टीम का विपक्ष करते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कोई रिलेशन खेल रहा हो, उनका ताल्लुक या भाई या बहन कोई खेल रहा हो या बेटा खेल रहा हो, लेकिन अपने आप से वो एक लाइन खींच जाती है कि ये टीम जिसके मैं मुझे सपोर्ट करना है। तो इस तरह की बातें हमारी रही हैं और होती हैं, ये साइकोलॉजी है। फिर ये चीज़ ओलंपिक में बहुत महत्वपूर्ण। मैंने कुछ प्रश्न चुनिंदा थे जो उन्होंने लिखा था, जिसमें मैं आप मतलब उन्होंने एक समय कहा था, जब मैं मरूंगा पूरी दुनिया रोएगी, लेकिन भारत के लोग मेरे लिए एक आंसू नहीं बहाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये समझ में नहीं आया दद्दा जी ने ये मतलब उस समय भारत से जो उन्हें अपेक्षा थी वो उतना सम्मान सही बात, सही बात, इस वजह से हाँ, उन्होंने कभी शिकायतें नहीं करी है। ये तो कहीं लास्ट में जाके जो मेरी नॉलेज में भी आया, ये बात कही है। आखिरी जो उनके डेथ बेड के ऊपर लफ्ज़ थे, उस वक्त मैं एम्स में ही था और एम्स में असलम शेर खान एक बहुत बड़ा नाम है हॉकी के अंदर, जिनके पिताश्री भी 1936 के ओलंपिक के अंदर हॉकी खेल कर आए थे, खेलने गए थे और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, इनके असलम शेर खान साहब के फादर। तो असलम शेर खान और उनके साथ भोपाल के एक और महबूब खान, ये दद्दा से मिलने गए। मैं वहीं खड़ा हुआ था तो दद्दा ने इनको देखा, महबूब को बुलाया, महबूब इधर आओ, तुम लोग सब बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम लोगों को सिलेक्शन में क्यों नहीं रखा जाता। उन खिलाड़ियों को क्यों रखा जाता है जो तुमसे भी कमज़ोर है। तो आप समझ सकते हैं कि वो डेथ बेड के ऊपर भी और महबूब खान के लिए एक बात बोले हैं। उस वक्त हमारे कप्तान सरदार अजीतपाल सिंह, जिन्होंने कई बार कैप्टनसी करी, ध्यानचंद ने अजीतपाल को तो सुपर माना, अच्छा माना, उन्होंने एक खिलाड़ी को और अच्छा माना, वो था महबूब खान। और ये कहा, आँख बंद है उनकी, वो कह रहे बेस ना बड़बड़ा रहे कि भाई हम मुझे पता नहीं कि तुम्हें खेलने का मौका क्यों नहीं मिल रहा। वो महबूब खान के लिए बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि तुमको ओलंपिक में या वर्ल्ड कप में खेलने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, तुम्हारा खेल तो बहुत अच्छा है, बहुत सोच विचार का खेल है तुम्हारा, देखो ईश्वर क्या करता है। तो इस तरह के दो चार लफ्ज़ उन्होंने महबूब खान के लिए बोले थे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इंटरव्यू भी दिया गया था, जो जितेंद्र सिंह करके वहाँ पर थे मौजूद, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था लखनऊ के अंदर। तो हम लोग उस वक्त 72 का ओलंपिक हार के आए। तो ये हार जीत का सिलसिला जो है तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन आप किस तरह उस चीज़ को लेते हो, उस खेल को, उस माहौल को, उन तरह की चीज़ों को आपका दिमाग क्या लेता है, पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में लेता है। पॉजिटिव का मतलब ये कि हाँ हम जीतेंगे, नेगेटिव का मतलब हो गया हम कह नहीं सकते कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर। तो ये चीज़ें हैं जिसमें खिलाड़ी को अपने दिल को एक पत्थर की तरह मजबूत करना पड़ता है, जहाँ उसको अपने आप से खुद से कमिटमेंट करना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे इसकी तमाम कसम लगेगा। ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं खिलाड़ी को राष्ट्र के प्रति प्रेम खाली जीतने से नहीं है, फाइट देने से। आप हारते हैं अच्छा खेल कर, वही क्या बोलना किसी ने, हाँ ये तो खेल है, ये कोई फौज की वो गोली का खेल तो है नहीं, ये गोली लगी खेल खत्म हो गया। लेकिन इसकी हार का असर उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आप कई दिन जिंदा रहते हैं, याद रहती नहीं घट जाती तब तक तो गोली में तो ख़त्म हो गया। लेकिन खेल की हार डिफीट में इंसान को हार कभी भुला भी नहीं। मैं भी बोलता हूँ कि मेरा सबसे जो मेमोरेबल मैच था वो 1973 वर्ल्ड कप का था, जहाँ पर हम 2 गोल की लीड लेकर इक्वलाइज हमारी टीम हुई, उनकी टीम हालैंड की टीम ने बराबरी करी
और वो मैच टाई ब्रेकर में गया। टाई ब्रेकर के टाइम में हमको सडन डेथ में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया कि आप खाली गोल करो, खेल खत्म। लेकिन वो कुछ कारण हो गया इस तरह से कि हम उसको कंप्लीट उस मैच को नहीं जीत सके और वी लॉस्ट दैट मैच। मैच के बाद हमारा एकदम से टूर था अर्जेंटीना जाने का। 73 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और वो टूर में जब हम अर्जेंटीना पहुँचे हैं उस क्लब में ही ठहरे हैं जिसके अंदर माराडोना ने लास्ट में बाद में एडमिशन लिया था। उस क्लब का नाम आज भी है बोका जूनियर्स के नाम से वो क्लब आज भी है अर्जेंटीना में। तो ये सब चीज़ मेरा मतलब ये था। और एक भी का हम लोग ये जैसे कोई हार जाता है लोग क्या कहते हैं, यार तुमने हरा दिया, तुमने खराब, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। जो ह्यूमन नेचर हमारा कि हमारे अंदर तो कोई कमी या ऐसा नहीं है। जो कमी वैसी है वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी वजह से हमारे। लेकिन वो टीम हमारी ऐसी थी जो एक कहते ना सुई के धागे में पिरोई हुई, तो वो टीम हमारी वैसी थी। और वी यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग एवरी डे। हम लोग बहुत रोते थे कि टीम हार गई। उसका कारण मैं हूँ। मैं अगर ऐसा किया होता तो हम जीते, अगर हमने ऐसा किया होता तो हम जीते। तो ये चीज़ें हम लोग निकालते चले आ रहे थे। जो 73 की बात है, तो मैं जीत को तो इसलिए वे में लेता हूँ, एक गर्व की बात होती है, खुशी की बात होती है कि खिलाड़ी के जीवन या खिलाड़ी के टाइम में जब आप अंदर अपने आप को अंदर डालते हैं तो कुछ ना कुछ बातें अपने आप से स्वयं से करनी पड़ती हैं। और एक बात हर कोई करता होगा ये मैं मान के सकता हूँ, इसको मैं डिनाई नहीं करता कि हर खिलाड़ी, हर व्यक्ति, हर किसी इंसान को अपने जीवन में एक ये चीज़ तो इस बात को रखना ही चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में कोई ऐसा काम करूं जिससे कि लोग मुझे याद कर सकें। ये एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर हर क्षेत्र के लोगों का काम शामिल है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्रिकेटर ही बन के करेंगे या फुटबॉल प्लेयर बन के करें या हॉकी प्लेयर बन के करें। आप अपने हिस्से में जो आपके आया है उसको उसमें ही वो चीज़ ऊंचाई तक उठा दो कि लोग आपको भी जादूगर की संज्ञा दे जाए। सर एक प्रश्न और है हमारा। 2014 में कुछ जानकारी के हिसाब से मैंने मुझे प्राप्त हुआ कि दद्दा जी का नाम था भारत रत्न के लिए, फिर वो किसी दूसरे प्लेयर को दे दिया गया क्रिकेट। ये 2012 से उठना शुरू हो गया जी। 2012 से ध्यानचंद जी के लिए जब देन कांग्रेस सरकार थी तब शुरू हो गया था। लेकिन एक दो के नाम अनाउंस हुए थे जो हमारे माकन साहब ने, अजय माकन जी ने, वो उस टाइम के दैन स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ये अनाउंस ऑलरेडी दैट विल गिव दिस भारत रत्न अवार्ड टू मेजर ध्यानचंद एंड मिस्टर तेनजिंग नोरगे, जिन्होंने हाईएस्ट पीक को छुआ था। तो ये उनका विचार था। तो मतलब रीजन तो समझ में नहीं आया कि नाम बाद में क्यों कर दिया, कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई? वो तो नहीं हुई मुझे, मैं क्या बता सकूँ आपको। शायद दिमाग में आ गया, शायद। जी जी जी। 2014 के बाद, क्योंकि उसमें सबसे पहले मतलब जो हमें जानकारी हुई है उसमें सचिन तेंदुलकर को बताया गया कि इनको दे दिया गया कि दद्दा जी को मिलना था। देखिए मुझे इतना ज़रूर याद है कि हम एक तो अजय माकन जी ने इसको आगे किया था भारत की आवाज़ को स्वयं, कोई सोच नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइलों के पीछे दब गया जो आज तक नहीं पता लग सका 2012 का अजय माकन जी का अनाउंसमेंट का क्या प्रभाव हुआ। फिर 2014-15 में जितेंद्र सिंह जो दूसरे उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, उनके पास हम एक बिशन सिंह बेदी हमारे क्रिकेटर, वो एक दल को लेकर गए हैं और वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है। वहाँ पर हमारी मुलाकात पहले होती है मणिशंकर अय्यर से भी, बाद में होती है, पहले जितेंद्र सिंह जी से होती है
और हम सब उनके चैम्बर में अंदर, कमरे में अंदर जाते हैं, बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि उनके लिए मिशन सिंह बेदी, अशोक कुमार और हरचरण और गोविंदा, असलम शेख खान, ये बहुत बड़े नाम थे। खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत हुआ करती थी पहले। तो उन्होंने उनके हम लोगों को ग्रीट किया, बिठाया, पानी पिलाया, चाय मंगवाई, नाश्ता कराया और पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तब हमने उसे जिक्र किया कि ध्यानचंद जी की हमारे मिशन सिंह बेदी जी ने कि भाई हम तो ध्यानचंद जी के लिए आपसे बात करने आए कि उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए, और पहला अवार्ड है ध्यानचंद ने खेलों की शुरुआत की इस देश के अंदर। ध्यानचंद को जानने वाले असंख्य लोग आज भी मौजूद हैं, असंख्य लोग आज भी मौजूद हैं, इससे डिनाई कोई नहीं कर सकता है, इसमें कोई बना नहीं। तो जब इतनी जानकारी उस शख्स के बारे में, हॉकी के प्रति है, हॉकी के उस खेल के प्रति, इसके अंदर देश ने हमारे 3 मेडल जीते हैं, तो और भी जीत सकते थे ध्यानचंद 1940 और 1944 का, यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई होती। जाना पड़ा था, उसमें जाने से पहले बिल्कुल तैयार खड़े थे, म्यांमार बर्मा बॉर्डर पर जाने के लिए सैनिक की पोशाक में, बंदूक कंधे के ऊपर, हैट लगा हुआ, जो भी उनकी यूनिफॉर्म होगी। तो उनके जब कमांडर आते हैं वहाँ और वो देखते हैं कि ये ध्यान तो यहाँ खड़ा हुआ, अरे वो उससे पूछते हैं जो इंचार्ज है उस दिन का आर्मी टीम का, जो जा रही थी, उससे पूछते हैं भाई ये व्हाट इज ध्यानचंद डूइंग हियर, ध्यानचंद यहाँ पर कर क्या रहा आखिर। तो कमांडर दूसरे आते हैं, कहते सर हमारी जो बटालियन है ये बर्मा बॉर्डर पे जा रही है, क्योंकि वहाँ से बहुत शिकायतें आ रही हैं, जो भी लड़ाई का सिस्टम होगा वहाँ उस जमाने में, इसलिए हम अपनी बटालियन को भेज रहे हैं। और बाबूजी को वो कमांडिंग ऑफिसर जाने से पहले ठीक कुछ घंटे पहले रोक देता है कि नहीं, ध्यान नहीं जाएगा, ये तो ओलंपियन है, तो दोनों गोल्ड मेडल, इसको मत भेजो। तो जो ऑफिसर थे वो फिर विड्रॉ करते हैं ध्यानचंद जी का नाम, और ध्यानचंद जी कलकत्ता पहुँचते हैं। कलकत्ता में ऑलरेडी कैंप ऑन चल रहा होता है, 2-4 दिन की प्रैक्टिस होती है, जब तक ये पहुँचते थे, या 2 दिन की प्रैक्टिस बच रही होती है, और उसका कैप्टन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। अब आप सोचिए उस ज़माने में कैप्टन अनाउंस होना और उस पर लोगों का बिलीव करना, यकीन करना बहुत बड़ी बात है। और उस टीम पे जो हमारे, मुझे याद है आज भी कि लेफ्ट आउट हुआ करते थे दारा साहब, वो उठे और उन्होंने ध्यानचंद से कहा कि भाई तुम्हारा जो खेल है ना, इसको तुम संभाल दो, अन्यथा तुम्हारा अगला ओलंपिक 26 का वो मिस हो जाएगा। अच्छा, उसमें एक खूबी थी उस जमाने में कि 4 साल के अंदर एक टूर्नामेंट होता था। हाँ, अब खिलाड़ी 4 साल तक करे क्या, इंतजार, दूसरे टूर्नामेंट ही नहीं होते थे, तो वो इंटरनल टूर्नामेंट होते थे, इसके अंदर जैसा आपने जिक्र किया कि जो इंटर डोमेस्टिक टूर्नामेंट ध्यानचंद के 1000 गोल है, वो इसीलिए कि इन टूर्नामेंट में वो खेलते थे, कोई सेंट्रल प्रोविंस के नाम से, कोई ईस्ट प्रोविंस के नाम से, और पंजाब के नाम से टीम थी, तो ये खेलते थे। तो 36 का कंपेयर करें ध्यानचंद जी का, और हम 32 का कंपेयर करें, और वो 14 का अवार्ड के बारे में हम कंपेयर करें ध्यानचंद जी को, कि जितेंद्र जी ने भी उसको अवार्ड को सैंक्शन किया। और मेरे सामने की बात है, जब हमारा ये दल गया था तो जितेंद्र सिंह जो नए मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भारतीय हमारे सरकार के, उन्होंने अपने हाथ से उसको पकड़ा, जो हमने उनको कागज़ दिया था, उन्होंने उस कागज़ को अपने माथे पे लगाया। देखिए उनका बड़प्पन जितेंद्र जी का, अपने माथे पे लगाया, ये कहकर कि इतने बड़े खिलाड़ी का बायोडाटा है, या मेरे पास ये जो आया है ये तो मेरे लिए सिरोधार्य है। और उन्होंने लगा के और ये कहा हम सबसे कि सर आप ये फिक्र ना करें, हम इसको अपने हाथ से ले जाके पीएम हाउस में जाके जमा कराएंगे, इसको उससे नहीं भेजेंगे, मेल से या डाक से। उन्होंने वैसे किया, उसके साथ एक सपोर्टिंग लेटर लगता है, देन जो भी मिनिस्टर होता है, जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है, वो एक सपोर्टिंग लेटर लगाता है। इनका वो लेटर तुरंत लगा के भेजा जी ने, और वो पहुंचता है वहाँ पर, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कायदा पीएमओ कार्रवाई करता है, अंडर सेक्रेटरी और जो भी सेक्रेटरी के थ्रू बढ़ता 15-20 दिन में पहुँचता है
पीएम साहब के पास है, मनमोहन सिंह जी के पास में। जब पीएम मनमोहन सिंह जी के पास पहुंचता है तो उनके सिग्नेचर होकर वापस आता, सेक्रेटरी पे ये लिखा होता कि मैं इस एप्लीकेशन को अगस्त सितंबर में दे, ये आखिरी और सिग्नेचर मनमोहन सिंह ये हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो खेल का कुछ सीन बदलता है। इस खेल में जो हॉकी की मैं बात करूं, जिसने देश को 8 गोल्ड मेडल दिलाए हैं, स्वर्ण पदक दिलाए हैं, और मोदी जी के मुंह से या किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से मैंने कभी या मुकाबले से ये नहीं सुना कि भाई ऐसा लगता है कि हम कोई खेल में हार जाएं तो बुरा है। लेकिन जब पिछली बार आपको याद होगा कि हमारे भारत की टीम ने 42 साल के बाद कांस्य पदक जीता, और अगले दिन मोदी जी ने अपने घर में उनको ब्रेकफास्ट के ऊपर एक पार्टी दी, सब टीमों को बुलाया और खासतौर से आगे टीम को बुलाया, और एक लाइन बोली, ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी अहम इम्पोर्टेंट लाइन थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कितने भी मेडल आप जीत लो, लेकिन जब तक हॉकी के अंदर मेडल हमारी टीम ने जीती तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ जीता। ये तो बात तो भाई कुछ बात तो हॉकी में रही है। 8 गोल्ड मेडल दुनिया में रिकॉर्ड है हमारा भी है, ये कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है। हाँ, ये आने वाले सालों में हमारे कुछ गैप बढ़ गया, हाँ हमारा गैप बढ़ गया, ये भी मैं कहूँगा कि 1900 दूसरे खेलों में आप देखो 1952 में हमने हॉकी और एक हॉकी का वैसे माना जाए दत्ता टाइम, मतलब दत्ता जी के टाइम पीरियड के बाद ये गैप हो गया ना, मतलब उसके अंदर कई चीज़ें आई, कई चीज़ें होती चली गई। देखिए, ये तो होता है कि सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, आपके सिलेक्शन पे निर्भर करता है, आपके हेड कौन है उस पर निर्भर करता है। अगर आपका हेड जो मतलब जो ऑफिसर है वो आपका स्पोर्ट्स माइंडेड नहीं है तो आपका खेल पर असर पड़ता है, आपको वो सुविधाएँ मिलनी बंद हो जाती हैं। अब आज देखिए, आज के माहौल में खेलों में सुविधाएं बढ़ रही, क्योंकि हमारा हेड जो है वो पॉजिटिव है, खेलों में पॉजिटिव, नो डाउट। इतनी जो ऊपर चीज़ें हुई हैं, हाँ, इनको और ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है, खास तौर से उस जगह पर जहाँ पर बच्चों की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हम शुरू करते हैं, उन स्थानों पर हमको और सरकार को या जो भी कनेक्टेड हमारी संस्थाएं हैं उनको प्रॉपर सहायता देने की ज़रूरत है। अगर उन बच्चों को प्रॉपर और उनको वो ओलंपिक का मॉडल दिखाने की जरूरत है कि ओलंपिक आखिर में होता क्या है, लोकल के हिसाब से खेल रहे हैं। हाँ, देखिए, हर टीम चाहे वो ओलंपिक में खेलने जाए उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। आप वही टीम एशिया में जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वही टीम कॉमनवेल्थ में जाती है उसकी और कीमत कम हो जाती है। आप उसको इसमें सैफ गेम में लेके आ जाओ और कम हो गई, तो इम्पैक्ट इसका होता है बड़े नाम, और बड़ा नाम खेलों में जो चलता है, खेल कहाँ रहे ये निर्भर करता है। जी, मैं वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, परिवार में अभी दत्ता जी के परिवार में अभी कोई हैं ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट में हैं? अब नहीं, लेकिन हमारी 3 पीढ़ियाँ इसमें खेली हैं, 3 पीढ़ियों ने करीब 14 मेडल बड़े हमने हासिल किए, जो हमारे देश के सम्मान के लिए तो है ही, लेकिन हमारे घर के, हमारे परिवार के घर के लिए भी हम लोग को गर्व है कि इस परिवार में ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह के रूप में 2 भाई जो खेले हैं उनके 5 गोल्ड मेडल, 1 मेडल मेरा ब्राउन मेडल जो मुझे मिला 72 में, जिसकी गिनती मैंने इन मेडलों के साथ नहीं की, जो स्वर्ण थे इनको अलग ही रखा था। और बाद में हमने वर्ल्ड कप में 3 मेडल जीते हैं, एशिया में हमने, हमारे परिवार ने 4 मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल, और 1 या 2 हमारे जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में हमने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कुल मिला के 14-15 बड़े मेडल इस परिवार में है, और बड़ा गर्व होता है इस बात का कि हमारा कंट्रीब्यूशन ध्यानचंद फैमिली का रहा है, और आज भी कोशिश ये करते रहे कि हमारे और खिलाड़ी और बच्चे जो हैं हॉकी के थ्रू या किसी और खेल के थ्रू, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे या भारतीय में जो ध्यानचंद जी के लिए ये दिन निश्चित किया गया है, इसको ज़माने में हम लोग राष्ट्रीय हॉकी खेल या दिवस भी कर सकते थे, लेकिन वो ना करके इसको राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित करवाया गया ताकि
देश के सभी हमारे खेल इसके अंदर शामिल हो जाए और देश के सभी हमारे जो बच्चे हैं बड़े जो उसको माइंड करें उसको खेल कर देश को मेडल दिलाएं, उन मेडलों में बढ़ोतरी करें, ना कि हमारे 5 मेडल 6 मेडल या 7 मेडल। ये हमारी गिनती अभी नहीं है, हमारी गिनती 70 मेडल 60 मेडल 80 मेडल की होनी चाहिए। अब ये आप सर हमें, मैं सबके बारे में तो नहीं जान पाऊंगा, कुछ उनके मेडल हैं, 1-2 मेडल के बारे में आप हमें जानकारी अगर दे दें। ये मेडल था, ये मैं यही से दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन अगर घुमाई कैमरा सामने लगा हुआ है, इसके अंदर एशिया का मेडल एक लगा हुआ है, देखिए जो सिल्वर का मेडल है वो एशिया का मेडल, ये तेहरान एशियन गेम्स 1974 का है। हाँ, क्योंकि ये मेडल्स मेरे हैं, ध्यानचंद जी के मेडल भी अंदर रखे हैं और मेरे भाई अभी यहाँ पर ही जो ओलंपिक में जीत कर आए थे, जिसका सर्टिफिकेट आप देखिए ये लगाइए, ये ओलंपिक का ये है वो चीज जो इम्पोर्टेंट रही है, जिसका गोल्ड मेडल। तो ये देश की जीत होती है और सब खिलाड़ी जो है वो दुनिया में टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है जो वो जीत के निकलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे अशोक चंद्र जी। चर्चा के दौरान हमने कोशिश की सारी चीज़ें कवर करने की, अगर कोई चीज़ बचती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अशोक जी को दोबारा परेशान करने आ जाएंगे। अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई वाक्य आपके पास ना पहुंचा या आप जानने की इच्छुक हो दत्ता जी के बारे में या अशोक जी के बारे में, तो अभी हाल के लिए तो इतना ही। आप इसको देखिए और 29 अगस्त को है दत्ता जी की जयंती, इसी उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम किया गया है कि आप 29 अगस्त को मिल जाए। धन्यवाद।